हमारे साथ इस वक्त केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह लाइव मौजूद हैं। जनरल वीके सिंह सेना प्रमुख रह चुके हैं। जनरल वीके सिंह पिछली सरकार में विदेश राज्य मंत्री रह चुके हैं और इस सरकार में सड़क परिवहन राज्य मंत्री होने के नाते जनरल साहब, मेरा पहला सवाल आपसे यह है कि लॉकडाउन के आगे का रोड मैप क्या बना रही है सरकार? रोहित, सारी की सारी जो भी इसके बारे में योजना बन रही है वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी सलाह करके सबसे सब लोगों के जो इनपुट्स आते हैं उनको ध्यान में रखते हुए, कहाँ पर क्या हो रहा है उसको ध्यान में रखते हुए ये योजना बना रहे हैं। और इसके अंदर हम लोगों का काम है कि हम ज़मीनी स्तर से जो चीज़ें एक जनप्रतिनिधि के रूप में हम उनको दे सकते हैं वो हमको दें। साथ साथ कई जगहों के लिए, कई प्रदेशों के लिए उन्होंने अलग अलग लोगों को नियुक्त किया है ताकि वो वहाँ से भी अपने आप चीज़ों को पता करें और उसके बाद एक सही फीडबैक जो है उन तक पहुँचे। जिस प्रकार मुझे असम की जिम्मेवारी मिली है, मैं 33 जिलों, असम के 33 जिलों में उनके जिलाधिकारी से, उनके पुलिस अधीक्षक से, उनके हमारे पार्टी के जो वहाँ पर जिलाध्यक्ष हैं उनसे, जो वहाँ पर प्रभारी मंत्री हैं उनसे, उन सब से मैं बातचीत करता रहता हूँ और उसके बाद ये फीडबैक मोदी जी तक जाता है। तो मानकर चलिए जो भी योजना बनेगी वो योजना ऐसी होगी जिससे भारत कोरोना के अंदर विजयी होगा। जो भी योजना बनेगी उसमें आपका रोल बहुत बड़ा होगा, क्योंकि लॉकडाउन का मतलब रास्ते खोलना, सड़कें खोलना, जिंदगी को वापस पटरी पर लाना। सड़कें तो खुली हुई हैं, सड़कें खुली हुई हैं, हमने 200 प्रोजेक्ट और शुरू कर दिए हैं। देखिए, हर चीज़ को धीरे धीरे एक बहुत समन्वय के साथ ले जाना पड़ता है। आप सिर्फ ये कहें कि सब चीज़ें एकदम खुल जानी चाहिए जिससे संक्रमण फैल जाए, वो भी गलत है। आप ये कहें कि बिल्कुल ही सब कुछ बंद हो जाना चाहिए जिससे बिल्कुल ही आपकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो जाए, वो भी गलत है। तो एक समन्वय की और धैर्य की आवश्यकता है और मेरे ख्याल से जिस प्रकार से सरकार चल रही है वो इन दोनों चीज़ों को बहुत बखूबी से लेकर चल रही है। लेकिन आपके पास ये रिपोर्ट्स आ रही होंगी ना कि बहुत जगह पर हाईवेज पर सप्लाई ले जाने वाले ट्रक रुक रहे हैं, फंस रहे हैं, उनके लिए कुछ प्लानिंग बनी है क्या? देखिए, उनके लिए बहुत प्लानिंग बनी है और हमारे क्या कहते हैं मंत्रालय की वेबसाइट के ऊपर भी डाला गया है। हमारे जितने भी टोल्स हैं नेशनल हाईवे के और दूसरे, उन सब के ऊपर इस चीज़ की जानकारी है। जो भी होगा उसको कहाँ पर मदद की जाएगी, हर प्रदेश को बताया गया है कि उनके प्रदेश के अंदर क्या क्या चीज़ खुलनी चाहिए ताकि ड्राइवर्स को और ट्रक्स को मदद मिले। कितने उसमें आदमी होंगे उसके बारे में बताया गया है। कैसे ड्राइवर्स और सामान को लाया जाए या खाली ट्रक को लाया जाए इसके बारे में बताया गया है। और इसके बारे में कई वीडियो कॉन्फ्रेंस जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ की गई हैं। तो मेरा मानना है कि कुछ समस्याएं जो होती हैं वो या तो शुरुआती होती हैं या व्यक्तिगत तौर पर होती हैं, उनको हमें नहीं देखना है। हमें नीति संगत जो चीज़ें चल रही हैं जिससे सबका लाभ हो रहा है उसको देखना है। कुछ राज्यों को ऐसा क्यों लग रहा है फिर कि सरकार उनकी सुन नहीं रही है, अपनी मर्जी से केंद्र थोपे जा रहा है? देखिए, ऐसा है कि जिन राज्यों की आप बात कर रहे हैं मुझे नहीं पता वो कौन से राज्य हैं, लेकिन मेरा मानना है केंद्र की सरकार, मोदी जी की सरकार सब राज्यों को इस महामारी के खिलाफ लेकर साथ चल रही है। अब अगर कोई ना चलना चाहे तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मेरा अपना विश्वास है और मेरा पूरा विश्वास है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर कि वो हमेशा सबको साथ लेकर चलेंगे। आपका जो अपना मंत्रालय है उसका एक लक्ष्य है हाईवे के निर्माण का। इस लॉकडाउन का और कोरोना के काल का कितना असर आपको लगता है उस लक्ष्य पर पड़ेगा? देखिए, लक्ष्य पर जो हमने निर्धारित पहले किए थे उसमें थोड़ी समय अवधि बढ़ गई है। और मैं एक उदाहरण देता हूं आपको बिल्कुल नज़दीक का, अपने संसदीय क्षेत्र का। यूपी गेट से डासना तक जो राजमार्ग है 16 लेन का हमारा जो बन रहा था, वो हमें आशा थी जिस तरीके से काम चल रहा था कि वो जून के शुरू के अंदर खुल जाएगा। अब
मुझे लगता है कि जैसे काम शुरू होगा 2 महीने और ज़्यादा लगेंगे। तो इसी तरीके से जो काम रुक गए थे, जो पुनः चालू हुए हैं, उनके अंदर थोड़ा सा समय ज़्यादा लग रहा है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बिल्कुल नहीं शुरू हुई थी, अब वहाँ पर किस प्रकार से लेबर आएगा, कैसे वो आगे चलेंगे, वो चल रहा है। इसीलिए मैंने आपको बताया 200 प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम शुरू हो गया है। और आप ही लोगों ने खबर निकाली थी लिपू लेक के बारे में, जैसे ही वहाँ से बर्फ़ का हटाव हुआ है, लिपू लेक को खोलने का काम किया गया है। लॉकडाउन चल रहा है, नहीं तो मैं भी वहाँ पर जाकर उसको देख कर आता। और एक चीज़ का मैं आपके माध्यम से, क्योंकि आपका ये बहुत बढ़िया प्रोग्राम है ई एजेंडा में, जो कि आप इतने लोगों को बुलाकर पूरे देश के सामने रख रहे हैं, सड़क परिवहन मंत्रालय कोशिश कर रहा है कि जो उसके लक्ष्य निर्धारित हैं उनके ऊपर थोड़ी सी कमी को छोड़कर, समय की कमी को छोड़कर, उन सब को जल्दी से जल्दी आगे बढ़ाया जाए। लेकिन कोविड-19 लंबे समय तक रहेगा। सरकार ने भी अब कहना शुरू कर दिया है कि इसके साथ बिल्कुल जीने की आदत डाल लेनी चाहिए। तो 2 साल में 15 लाख करोड़ के हाईवे बनाने का जो आप लोगों ने लक्ष्य रखा, उसको लेकर आप कितने कॉन्फिडेंट हैं? या आपको लगता है कि अब बजट्स भी आपको रीशेड्यूल करने पड़ेंगे अपने? नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमारे बजटिंग जो है नितिन गडकरी जी के नीचे बड़ी इनोवेटिव है, अच्छे तरीके से काम चल रहा है। और मेरा मानना है कि अगर हम इसको अच्छी व्यवस्था के साथ चलाएं, लेबर कैसे इकट्ठा होगा, कैसे लेबर की देखभाल की जाएगी, बाकी चीज़ों को कैसे किया जाएगा, ये जो लक्ष्य हमने निर्धारित किया है, इसमें मामूली सी देरी हो सकती है, लेकिन इसमें कमी नहीं आएगी। लेकिन अर्थव्यवस्था की जो स्थिति इस समय है, जाहिर है पूरी दुनिया में हालात खराब हैं, उसका असर भारत पर भी है। मूडीज ये कह रहा है कि इस साल आपका जीडीपी ग्रोथ 0% पर आ सकता है। उसमें हर अर्थशास्त्री इस बात को भी स्वीकार करता है कि सड़कों का बड़ा रोल रहता है। उसमें हर व्यक्ति इस बात को मानता है कि रोड ट्रांसपोर्ट जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट भूमिका अदा करता है। ऐसे में बतौर मंत्री अर्थव्यवस्था को वापस पटरी लाने की दिशा में आप अपना रोल कहां देखते हैं और अपने मंत्रालय का रोल कहां देखते हैं? देखिए, इस बात से हम लोग अनभिज्ञ नहीं हैं। और मैं ये आपको बहुत संजीदगी से बताना चाहूँगा कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारा हिस्सा है जीडीपी के अंदर, सड़क बनाने में, ट्रांसपोर्ट को जल्दी से जल्दी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में, कैसे उसको और सुचारू बनाया जाए, इन सब के अंदर इनके ऊपर हम लगे हुए हैं, हम बैठे ही नहीं हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से आर्थिक स्थिति के अंदर इसका फ़र्क पड़े। आपने देखा होगा शुरू के अंदर सिर्फ आवश्यक सामग्री जा रही थी, उसके बाद हमने ये भी कहा कि जो नॉन इसेंशियल्स हैं वो भी जा सकते हैं। हमने ये भी कहा कि वेयर हाउसेज भी खोल दीजिए। हमने कहा कि पोर्ट्स और एयरपोर्ट और दूसरी जगह पर जहाँ से सामान आता है वहाँ से भी उनको आगे करिए। अब जैसे जैसे उद्योग शुरू हो रहे हैं, उनकी जो जो ज़रूरतें बढ़ती जा रही हैं, उनको लेकर हम कोशिश कर रहे हैं कि सड़क परिवहन के माध्यम से आर्थिक स्थिति के अंदर फर्क आए। आप युद्ध की रणनीति बनाते रहे हैं इसके पहले सेना प्रमुख के तौर पर। ये एक ऐसा पेंडेमिक है जिसके लिए किसी के पास कोई थॉट था नहीं अब तक, क्योंकि इसके पहले दुनिया में ये हुआ नहीं था। तो इसकी रणनीति कैसे बना रहे हैं? देखिए, आपके पास पुराने बहुत एग्जाम्पल हैं। प्लेग हुआ था तकरीबन 100 साल पहले, बड़ा भारी, यूरोप के अंदर बहुत लोग मारे गए थे। उस समय भी जिन देशों ने संयम बरता, जिन देशों ने समन्वय ठीक किया लोगों को बचाने में और आर्थिक स्थिति के अंदर, वो जीत कर निकले। लेकिन जिन देशों ने सिर्फ ये कहा कि नहीं, आर्थिक स्थिति हमको अच्छी रखनी है, उनके यहाँ आदमी नहीं बचे आर्थिक स्थिति का फ़ायदा उठाने के लिए बाद में। और जिन्होंने कहा कि नहीं, हमने सिर्फ आदमी बचाने, आर्थिक स्थिति के बारे में बाद में सोचेंगे, उनको बाद में दिक्कत हुई। तो दोनों के बीच में एक बहुत समन्वय चाहिए। और मैं आपको अपना अंदरूनी चीज़ बताता हूँ। जिस प्रकार से हमारे प्रधानमंत्री इसके ऊपर एक्सपर्ट्स के साथ राय लेकर, बाकी लोगों से ज़मीनी स्तर पर राय लेकर, वास्तु स्थिति को समझकर जो चल रहे हैं, वो पूरे तरीके से बहुत भरोसेमंद स्थिति है।
और जिस प्रकार से योजना बन रही है, जिस प्रकार से चीज़ें चलाई जा रही हैं, उस स्थिति के अंदर भारत विजयी होकर जरूर उभरेगा। इस समय जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, मिशन वंदे भारत चल रहा है, जिसमें विदेशों से भारतीयों को एयरलिफ्ट करके वापस लाया जा रहा है। इस देश ने जो पहला बड़ा एयरलिफ्ट किया वो आपकी अगुवाई में था, जिसमें आप विदेश राज्य मंत्री रहते हुए विदेशों से भारतीयों को वापस लेकर आए थे। इस बार के मिशन में और पिछली बार के मिशन में आप अंतर क्या देखते हैं और कितना सक्सेसफुल इसको देख रहे हैं? देखिए, अंतर, हर मिशन एक अलग तरह का होता। अब हम उन लोगों को लाने की कोशिश कर रहे हैं जिनके या तो वीज़ा समाप्त हो रहे हैं, या जो वहाँ पे स्टूडेंट है वो फंस गए हैं, या जो बहुत ज़रूरी है उनको लाना है। आकर वहाँ से पहले उनका मेडिकल चेक होना, यहाँ पर आकर उनका मेडिकल चेक होना, उसके बाद उनकी क्वारंटीन करके, ताकि वो लोग कोई प्रकार का ना संक्रमण लेकर आए, ना उनसे किसी को संक्रमण हो। इस चीज़ का बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। जो इससे पहले के जो मिशन थे उसमें इस महामारी का, किसी महामारी का प्रकोप नहीं था। तो आप गए, आपने लोगों को उठाया, जो भी स्थिति थी, चाहे युद्ध की स्थिति थी या युद्ध की स्थिति नहीं थी, आप उनको लेकर वापस आ गए, उनको अपने अपने घर भेज दिया। अब कोशिश ये हो रही है कि उनको हम लेकर आएँ और बहुत एहतियात के साथ लेकर आएँ। आपने देखा होगा अभी जब बीच के अंदर लोगों की हरकत शुरू हुई है, थोड़ी ढील देने के बाद संक्रमण कई जगह पर बढ़ गया है, और इसलिए इस वंदे भारत अभियान के अंदर बहुत सावधानी बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि जिन देशों से लाया जा रहा है वहाँ पर संक्रमण काफ़ी है। हमको अपना बचाव करना है, अपने लोगों का बचाव करना है। सरकार ने आपसे सलाह की इस एयरलिफ्ट प्लान को? देखिए, हम तो सरकार का हिस्सा हैं सर, हम तो सरकार का हिस्सा हैं। अभी मैं सड़क परिवहन देख रहा हूं, तो जो लोग इसके अंदर लगे हुए हैं, जो लोग इस काम को अभी देख रहे हैं, मेरे ख्याल से उनको अगर सलाह की ज़रूरत पड़ेगी तो ज़रूर पूछेंगे। आप पूर्व सेना अध्यक्ष भी रहे हैं, और इस समय आज जब हम आपसे बातचीत कर रहे हैं, इसके 4 दिन पहले तक की तस्वीरें आपने टेलीविजन पर देखी हैं, जिसमें 2 बड़े आतंकवादी हमले हुए। हंदवाड़ा में 2 दिन ऐसा हुआ लगातार कि हमारे सुरक्षा बलों के जवान शहीद हुए, एनकाउंटर हुए, गोली चली दोनों तरफ से, आतंकवादी मारे गए, रियाज नायकू की मौत भी हुई। लेकिन इससे जो सवाल खड़ा हुआ वो ये कि सरकार ने 370 हटाने का फैसला लेने के बाद जो बात कही थी कि देखिए आतंकवाद अब काबू में आ गया, सब कुछ अब ठीक हो जाएगा कश्मीर में, वो पिक्चर असल में पूरी तरह साफ है नहीं अभी। देखिए, 370 का आतंकवाद के साथ क्या रिश्ता है, वो एक अलग चीज है। वो रिश्ता क्या है? 370 लोगों के मन के अंदर इस चीज को बढ़ावा देता था कि कश्मीर अलग है, और उसका फायदा जो परोक्ष युद्ध हमारे खिलाफ लड़ रहे हैं उनको मिलता था। आतंकवादी कुछ रहेंगे, जो अभी बचे हैं उनका भी सफाया होगा, और मानकर चलिए जो हमारे सशस्त्र बल हैं, सेना है, JNK की पुलिस है, CRPF है, BSF है, सब लोग जो वहाँ पे लगे हुए हैं वो इसी चीज़ को लेकर लगे हुए हैं कि वहाँ से आतंकी समाप्त हो जाए। आतंकी समाप्त करने का सिर्फ एक ही तरीका नहीं होता, आतंकी समाप्त भी हो, लोगों के मन की स्थिति भी बदले, लोगों के दिमाग के अंदर भी बदलाव आए, और वहाँ पर विकास हो। सारी की सारी चीज़ विकास से जुड़ी होती है, और जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने विकास के लिए जो भी वहाँ पर दिया है, जो भी चीज़ें वहाँ पर शुरू की हैं, पहली बार मेरे ख्याल से कश्मीर के अंदर लोगों को दिख रहा है कि विकास क्या होता है। मेरा वहाँ पे काफ़ी रहना हुआ है, और मैं इसलिए आपको बहुत पुरजोर इस चीज़ का मैं समर्थन करके कह सकता हूँ कि स्थिति बदलेगी। हमें 1-2 वाक्यों के ऊपर नहीं जाना चाहिए। वाक्य होते हैं, कई चीज़ें होंगी, हम जब लाइन ऑफ कंट्रोल पर होते हैं या ऐसी जब आंतरिक स्थिति खराब हो अगर वहाँ पर होते हैं, 1-2 चीज़ें होंगी, लेकिन इनके ऊपर काबू पाया गया है, ये आप देखते जाएंगे। गिलगित बाल्टिस्तान में पाकिस्तान चुनाव कराना चाहता है, भारत ने उस पर विरोध भी जताया,
लेकिन आपको लगता है कि सिर्फ कड़ी भाषा में बात करने से चीजें सॉल्व होती हैं पाकिस्तान से? कड़ी भाषा में तो भारत कई साल से बात कर रहा है। देखिए, इस समय जो पाकिस्तान की स्थिति है वो एक इस प्रकार है कि उनसे अपना देश तो संभल नहीं रहा है। जिस प्रकार वहाँ पर महामारी का प्रकोप है, जिस तरीके से वहाँ पर मुल्ला जो है वो सरकार को कह रहे हैं कि तुम ये नहीं करोगे, जिस तरीके से वहाँ पे सेना उनको कह रही है कि तुम ये नहीं करोगे, तो काफ़ी स्थिति वहाँ पे ख़राब दिखती है। ऐसी स्थिति के अंदर वो कुछ ऐसा करने की सोच रहे हैं कि सब लोग उनके साथ इकट्ठे हो जाएं। मुझे नहीं लगता कि सब लोग इकट्ठे होंगे। और जिस प्रकार भारत संयम के साथ पूरे विश्व को साथ लेकर चल रहा है, जो हमारी छवि है आज विश्व के अंदर, जो मोदी जी की छवि है आज विश्व के अंदर, उसका हमको पूरा फ़ायदा मिलेगा और जो चीज़ हम चाहते हैं वो ज़रूर अंत में हमको हासिल होगी। लेकिन जनरल साहब, भारत का मौसम विभाग अब गिलगित बाल्टिस्तान का पीओके का वेदर बुलेटिन भी बनाने लगा है। उसका मौसम हम यहाँ पर बता रहे हैं। इससे पाकिस्तान का मौसम बिगड़ेगा? देखिए, ऐसा है कि मुझे नहीं पता कि वो पहले क्यों नहीं बताते थे। ये तो जरिए उनके पास पहले भी थे, तो ऐसी मुझे इसके अंदर कोई खास ऐसा नया नहीं लगता। हाँ, एक संदेश है, पूरा कश्मीर भारत का है, जिसके अंदर पीओके हमारा हिस्सा है, जो हमारे पास आएगा अपने आप। जन साहब, लेकिन ये राजनीतिक बात है, आप भी जानते हैं। मैं एक फौजी अफसर से, एक सेना के अध्यक्ष से पूछ रहा हूं। मैं पहले भी पूछना चाहता था जिस समय आपने कहा कि इस तरह के वाकये होंगे। एक नेता, एक मंत्री ये बात कहता है तो समझ में आती है, लेकिन सेना का जनरल, वो क्या अब नेता बन गया है पूरी तरह से? देखिए, ऐसा है रोहित, सेना में 42 साल के बाद मैं बहुत, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ, और मैंने 12 साल कश्मीर के अंदर बिताए हैं। वाक़ये होते हैं, वाक़ये होते रहेंगे। हर वाक़ये को तूल देने की आवश्यकता नहीं है। जब एनकाउंटर शुरू होता है, उसके बाद कैसे उसका फैलाव होता है, कितनी कैजुअल्टी होती हैं, वो सिर्फ आदमी जो वहाँ पर खड़े हैं वो ही जान सकते हैं। बाहर कोई इस पर अगर टिप्पणी करता है तो वो गलत है। इसलिए मैंने आपसे इन वाक़यों के बारे में कुछ नहीं कहा। मैं इन वाक़यों से क्या उभर कर आ रहा है उसके बारे में बोल रहा हूँ। सैनिक होने के नाते मैं कभी भी आपको ये नहीं कहूँगा कि हम ये करने वाले हैं या हम ये करेंगे। जो हमको करना होगा वो समय आने पर होगा। उसकी योजना होती है, तैयार है। जिस दिन मौका मिलेगा, जिस दिन हर चीज़ उस योजना के हिसाब से खड़ी हो जाएगी, उस दिन कार्रवाई होगी। आपको बहुत पीछे ले चलता हूँ, जब 1971 के अंदर मानेकशॉ, फील्ड मार्शल मानेकशॉ को कहा गया, नहीं आप कुछ करिए। उन्होंने उस समय प्रधानमंत्री को क्या कहा था? उन्होंने कहा, मैडम कुछ करिए से काम नहीं चलता, काम योजनाबद्ध तरीके से होता है। अगर आप मुझे समय देंगे, मुझे अपनी योजना से काम करने देंगे, तो मैं आपको बांग्लादेश दूंगा। अगर आप मुझे समय नहीं देंगे, अपनी योजना से कुछ करने के लिए कहेंगे, तो शायद हम वो ना कर पाएं जो आप चाहते हैं। तो इसलिए इन चीज़ों की बात नहीं की जाती। और मैं एक सैनिक होने के नाते आपको कह रहा हूँ, ये सब चीज़ें कि उत्तेजना आप पैदा कर दो, नहीं जी हम ये करके रहेंगे, ऐसा नहीं है। इस चीज़ को मानकर चलिए, भारतीय सेनाएं, उसके तीनों हिस्से हमेशा इस चीज़ के लिए तैयार हैं कि जिस दिन ज़रूरत पड़ेगी वो जो कार्य दिया जाएगा उसको पूरे तरीके से पूरा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।